गरीब दर्जी भाभी की 3 शहरी ननद। तुम तीनों फिर अपनी किताबें लेकर बैठ गई। पढ़ाई लिखाई के अलावा तुम तीनों के पास कोई काम है या नहीं? कब से कह रही हूँ कि जाकर तैयारी करो, लेकिन तुम हो सुबह से किताबें खोलकर बैठ गई हो। माँ, आप जानती है ना, 2 हफ्ते बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और, फिर हम जाकर शादी की तैयारी में लग जाएंगे। तुम तीनों के भाई की शादी है और तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही हो। अगर थोड़ी देर में तुम यहाँ से नहीं उठी ना, तो तुम्हारी सारी किताबें उठाकर बाहर कबाड़ी वाले को बेच दूंगी, समझी तुम तीनों? इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है और ममता की तीनों बेटियां उठकर शादी की तैयारियों में लग जाती है। गायत्री, पायल और आरती को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी पढ़ाई ममता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बस उनकी जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहती थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और ममता के बेटे आलोक की शादी का दिन आ जाता है। आलोक की शादी वंशिका नाम की लड़की से होती है। शादी के बाद ममता बड़े प्यार से अपनी बहू का स्वागत करती है और वंशिका भी शादी के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। तुम तीनों फिर किताबें लेकर बैठ गई। सुबह से तुम्हारी भाभी घर के कामों में अकेले लगी हुई है। ये नहीं कि जाकर थोड़ा भाभी का हाथ बंटवा दो। हमने भाभी से कहा था, लेकिन उन्होंने ही कहा कि हम पढ़ाई कर लें, सारे काम भाभी अकेले ही कर लेंगी। उसने कह दिया और तुम तीनों ने मान लिया। उठो और जल्दी से अपनी भाभी की मदद करो। लेकिन माँ, 2 दिन बाद हमारी परीक्षा है। अगर हम घर के कामों में लगेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तुम तीनों की पढ़ाई जाए भाड़ में। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो जल्द से जल्द तुम तीनों के लिए अच्छा लड़का देख देंगे। उसके बाद तुम तीनों की मैं जल्द से जल्द शादी करवा दूंगी। लेकिन माँ, हम शादी करना नहीं चाहते, हमें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। गायत्री की बात सुनकर ममता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गायत्री को थप्पड़ मार देती है कि तभी वहां वंशिका आ जाती है। माँ जी, आप गायत्री को मार क्यों रही है? ऐसा क्या कह दिया उसने? वो तो बस पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, इसमें बुराई क्या है? कौन माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटियां पढ़े लिखे? माँ जी, आज के समय में पढ़ना लिखना सबका अधिकार होता है। और पैसे वो कहाँ से लाएंगे? माँ जी, अगर पैसों की बात है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी से पहले मैं अपने मायके में लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। मैं यहाँ पर भी दर्जी का काम शुरू कर देती हूँ। उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे मैं अपनी तीनों ननद की पढ़ाई में लगा दूंगी। वंशिका की बात सुनकर वंशिका की तीनों नंदे और ममता बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वंशिका अब हर रोज घर के सारे काम के साथ साथ अपने पड़ोसी और गांव वालों के कपड़े भी सिया करती थी। वंशिका दिन रात कपड़े सिल कर उससे मिलने वाले पैसों को अपनी तीनों नंदों की पढ़ाई पर लगाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और तीनों नंदों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। आज आपकी वजह से ही हम लोग पढ़ पाए हैं और हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। हमारे इतने अच्छे नंबर आने की वजह से हम तीनों को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। हम तीनों आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं। हाँ भाभी, अगर हम उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उस कॉलेज से हमें एक अच्छी जॉब भी ऑफर होगी और उस जॉब को करने से हम तीनों के पास बहुत सारे पैसे आएंगे और उन पैसों से हम लोग एक बहुत बड़ा और अच्छा घर लेंगे। फिर देखना हम सभी लोग कैसे खुशी खुशी रहते हैं। मैं तो बस तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहती हूँ। जिसके बाद तीनों नंदे शहर जाने की तैयारी करती है। कुछ दिनों में तीनों नंदे शहर चली जाती हैं। शहर जाने के कुछ दिनों तक तो तीनों नंदे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अब उन तीनों को शहर की हवा लगना शुरू हो जाती है। हम इतनी छोटी ड्रेस पहनेंगे? पायल, आरती, इतनी छोटी ड्रेस तो इस शहर में आम बात है। यहाँ की लड़कियां तो इससे भी छोटे छोटे कपड़े पहनती है। चलो अब जल्दी से ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, हम तीनों को पार्टी में भी तो जाना है। तीनों नंदे शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर तैयार होती हैं और क्लब में जाकर अपने शहरी दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। अब तीनों नंदों को शहर की हवा पूरी तरह से लग चुकी थी। अब तीनों नंदे पूरा दिन सिर्फ घूमना फिरना और एंजॉय करती हैं। वहीं वंशिका दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलती है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे अपनी तीनों नंदों को शहर भिजवा देती है, ये सोचकर कि उसकी तीनों नंदे मन लगाकर पढ़ाई कर रही हैं। देखो, आज भाभी ने फिर हमें पैसे भिजवाए हैं और चिट्ठी में लिखा है कि हम लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। बेचारी हमारी भोली भाली भाभी, अब उन्हें क्या पता कि यहाँ हम पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि हम शहर आ गए, वरना उस छोटे से गांव में तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या तुम भी अब पुरानी बातें उठाकर बैठ गई? चलो
जल्दी से तैयार होते हैं, हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है। अच्छा हुआ भाभी ने पैसे भी भिजवा दिए, तो मुझे ड्रेस पसंद आई थी, अब मैं उस ड्रेस को खरीद सकती हूँ। तीनों नंदे अपनी भाभी की मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपने ऐशो आराम में उड़ाती हैं और इस बारे में वंशिका को कोई भी खबर नहीं होती। वंशिका की तबीयत खराब होने पर भी दिन रात वो मेहनत करती है। कब से काम कर रही है, थोड़ी देर आराम कर ले। तूने कुछ खाया भी नहीं है, तुझे दवाई भी तो खानी है, कुछ खा ले। माँ मेरी फिक्र मत करिए, मैं खा लूंगी। उन तीनों की परीक्षा सर पर है, अगर मैं अपना ख्याल रखूंगी तो वो तीनों एग्जाम कैसे देंगी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और बेचारी वंशिका दिन रात मेहनत करके अपनी तीनों नंदों को पैसे भेजती है। आज पूरे 1.5 साल हो जाते हैं, लेकिन इन 1.5 सालों में सिर्फ उन तीनों की 3 से 4 बार ही चिट्ठी आई होती है, जिससे वंशिका और ममता दोनों ही उन तीनों के लिए परेशान हो जाती हैं और वो दोनों उनसे मिलने के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगती है। वंशिका बेटा, हम दोनों शहर तो आ गए हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में उन तीनों को ढूंढेंगे कहाँ। माँ उनके जाने से पहले मैंने उन तीनों से उनके रहने का पता ले लिया था। वंशिका अपनी सास ममता को लेकर अपनी तीनों नंदों के पते पर पहुंचती है। वो जैसे ही उस पते पर पहुंचकर घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उसकी तीनों नंदे हाथों में शराब के गिलास लिए हुए शॉर्ट ड्रेस पहनकर लड़कों के साथ पार्टी कर रही हैं। गायत्री, आरती, पायल, तुम तीनों शहर में ये सब करने आई थी। भाभी, माँ, आप दोनों यहाँ, आपने हमें अपने आने की खबर क्यों नहीं की। हम अगर तुम तीनों को अपने आने की पहले खबर दे देते तो तुम तीनों की असलियत कहाँ से देख पाते। तुम्हारी भाभी दिन रात मेहनत करके अपनी तबीयत खराब होने पर भी तुम तीनों के लिए सिलाई का काम करती है, ताकि तुम तीनों की पढ़ाई में कभी कोई कमी ना आ सके। वो अपने ऊपर 1 रुपए भी ना खर्च करके तुम तीनों की पढ़ाई के लिए सारे पैसे भिजवा देती है, और तुम तीनों उन पैसों को अपने ऐशो आराम में उड़ा रही हो। अरे तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। मैं तुम तीनों की पढ़ाई के खिलाफ थी, लेकिन वंशिका की वजह से ही मैंने तुम तीनों को पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा था। अगर वो ना होती ना तो तुम तीनों शादी कर किसी के घर में बर्तन मांज रही होती अभी। माँ जी रहने दीजिए, इन्होंने मेरे प्यार मेरे भरोसे का बहुत अच्छा सिला दिया है। माँ जी चलिए हम वापस चलते हैं। अपनी माँ की बात सुन और अपनी भाभी को जाता देखकर तीनों नंदों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। भाभी हमें माफ कर दीजिए, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, दिन रात हमारे लिए मेहनत की, लेकिन हमने उस मेहनत का ये सिला दिया। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम तीनों सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे और हमने जो आप दोनों से वादे किए थे उस वादे को पूरा करेंगे। अपनी तीनों नंदों की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर वंशिका उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद तीनों नंदे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और अच्छे से पढ़ाई करके एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लग जाती हैं। जॉब के बाद वो अपने किए गए वादों को निभाती है, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है। लंबे हाथ वाली ननंद ने किया भाभी का गृह प्रवेश। कितनी बार कहा है तुझे कि बिना शॉल ओढ़ घर से बाहर मत जाया कर। पूरे मोहल्ले के बच्चे तुझे लंबे हाथ वाली चुड़ैल कहकर पुकारते हैं। सभी लोगों ने हमारे घर के सामने अपने बच्चों को खेलने से मना कर दिया है। सिर्फ तेरी वजह से कोई पड़ोसी हमारे घर में आता जाता तक नहीं है। आप क्यों मुझे हमेशा मेरे लंबे हाथों को लेकर ताने देती रहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तुझे तेरे किए का फल मिला है। एक बात याद रखियो, 1 हफ्ते बाद तेरे भाई की शादी है। अगर तेरी वजह से शादी में कोई भी परेशानी आई तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर कविता वहां से गुस्से में चली जाती है और बेचारी पूनम अपने लंबे हाथों को देखकर रोने लगती है। पूनम के शुरू से ही हाथ लंबे नहीं थे। 2 साल पहले पूनम के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके चलते उसके हाथ लंबे हो गए और आज तक पूनम अपने लंबे हाथों की वजह से परेशान है। समय गुजरता है और 1 हफ्ता बीत जाता है। पूनम के बड़े भाई आलोक की शादी सेजल नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद जब सेजल अपनी ससुराल आती है तो अरे कविता, कब से बहू खड़ी है और तुम हो कि बहू का स्वागत ही नहीं कर रही हो। चलो जल्दी से बहू का गृह प्रवेश करो। हाँ, बस वो पूनम अंदर से पूजा की थाली ही लेकर आ रही है। पूनम बेटा, ला जल्दी से पूजा की थाली लिया, तेरी भाभी इंतजार कर रही है। ये लो माँ, पूजा की थाली। सजाने में थोड़ा समय लग गया। इतना कहकर पूनम जैसे ही कविता को पूजा की थाली देती है तो पूजा की थाली में रखे दिए की तेज लौ हो जाती है, जिससे
वो लौ कविता के हाथ पर लगती है और कविता के हाथ से थाली छूटकर नीचे गिर जाती है और कविता का हाथ भी जल जाता है। मेरा हाथ जल गया बहू, जलन हो रही है, कुछ करो कोई। माँ आप रुकिए, मैं नारियल का तेल लेकर आती हूँ। पूनम अंदर जाती है और अपनी माँ के हाथ पर नारियल का तेल लगा देती है। अब क्या करेंगे कविता, तेरा हाथ तो जल गया और बहू का गृह प्रवेश भी घर का कोई सदस्य ही करेगा। पूनम एक काम कर, तू ही अपनी भाभी का गृह प्रवेश कर दे। पड़ोसन विमला की ये बात सुनकर कविता और पूनम दोनों ही हैरान रह जाती हैं। ये कैसे गृह प्रवेश कर सकती है? गृह प्रवेश मैं ही करूंगी। कविता, पूनम भी तो इस घर की सदस्य है और सेजल की ननद है। उसका पूरा अधिकार है कि वो अपनी भाभी का गृह प्रवेश कराए। पूनम चल, जल्दी से पूजा की थाली तैयार करके ला और अपनी भाभी का गृह प्रवेश कर। ना चाहते हुए भी जल्दी से पूनम अंदर जाती और पूजा की थाली लेकर तैयार करके लाती है। गृह प्रवेश करने के लिए जैसे ही पूजा अपने हाथों पर से शॉल हटाती है तो पूनम के लंबे हाथ देखकर सेजल के साथ साथ बाकी सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। ये इसके हाथ हैं? क्या कोई लंबी रस्सी? कविता, तेरी बेटी कोई चुड़ैल या पिशाचनी तो नहीं है जो इसके इतने लंबे हाथ हैं? भाई मैं तो अपने घर चली, क्या पता कि अपने लंबे हाथों से मेरा गला दबाकर ही मुझे मार दे। चलो भाई और बहनों, जल्दी चलो यहाँ से। सारी पड़ोसन वहाँ से चली जाती हैं। अपने लंबे हाथों के बारे में ये सब सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी भाभी सेजल का गृह प्रवेश करती है। मिल गया तुझे चैन, करवा ली मेरी बेइज्जती। क्या जरूरत थी तुझे शॉल उतारने की? शॉल की वजह से काफी परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसे उतारा था। तेरी परेशानी के चक्कर में जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी तेरे लंबे हाथों के बारे में पता चल गया। तेरी वजह से अब तो इस मोहल्ले में रहना ही दुश्वार हो गया है। घर में जब भी कोई बाहर निकलती हूँ तो लंबे हाथ वाली बेटी की माँ कहकर लोग मुझे चिढ़ाते हैं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं पूनम से? अगर पूनम के लंबे हाथ हैं तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो नेचुरल होता है। ये कोई चुड़ैल या पिशाचनी नहीं है जो आप लोग इसके लंबे हाथों की वजह से इसे न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है किसी को उसकी बॉडी के बारे में ऐसा बोलने का। इसके साथ जो भी कुछ हो रहा है और लोग इसका जो मजाक उड़ा रहे हैं वो सभी चीजों की ये खुद जिम्मेदार है। ये अपने किए का फल भुगत रही है। मतलब? सेजल के पूछने पर कविता 2 साल पहले हुई पूनम के साथ वाली घटना को बताती है। पूनम बेटा, ये ले, बाहर एक बूढ़ी अम्मा आई है, उसे रोटी सब्जी दे आ। माँ आप भी ना जब देखो मुझे कुछ ना कुछ काम दे देती हो। आप खुद भी जाकर तो कब उस बूढ़ी अम्मा को ये दे सकती हो ना। पूनम, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे बोलते हैं क्या किसी के बारे में? जा और चुपचाप से ये खाने की प्लेट उन्हें दे आ। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम मुंह बनाते हुए खाने की प्लेट लेकर जाती है और बाहर खड़ी उस बूढ़ी अम्मा के सामने रख देती है। ओ बुढ़िया, ये ले, जल्दी से इसे खा और यहाँ से दफा हो जा। बेटिया, ये प्लेट बहुत दूर है, थोड़ा सा इसे मेरे पास सरका दो, मेरे हाथ नहीं है। क्या मुसीबत है, ना जाने कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं और दूसरों पर बोझ बनकर रह जाते हैं। इतना कहकर पूनम उस खाने की थाली को अपने पैरों से उस बूढ़ी अम्मा के पास सरका देती है, जिसे देखकर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, हे पापी लड़की, तूने इस खाने की थाली को पैर लगाकर अन्न देवता का अपमान किया है। तुझे बड़ा मजा आता है ना दूसरों का मजाक उड़ाने में, तो मैं तुझे ये श्राप देती हूँ। आज के बाद तेरे ये हाथ तेरे लिए ही एक श्राप बन जाएंगे और तुम अपने इन हाथों के साथ कभी भी बाहर नहीं जा सकोगी। बूढ़ी अम्मा के इतना कहते ही पूनम के हाथ लंबे हो जाते हैं और वो बूढ़ी अम्मा भी वहां से चली जाती है। पूनम अपने लंबे हाथों को लेकर बहुत रोती है, लेकिन पूनम के हाथ कभी ठीक नहीं होते और ऐसे ही पूरे 2 साल बीत जाते हैं। पूनम के लंबे हाथों की वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। ना ही तो वो घर से बाहर जा सकती थी और ना ही कॉलेज। मैंने गलती की है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे लंबे हाथों के साथ और नहीं जीना। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जिसमें सब मेरा मजाक उड़ाए। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं खुदकुशी कर लूं। तुम ये क्या कह रही हो पूनम? ऐसा नहीं कहते। खुदकुशी करना खुद में ही एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुमने अपनी की गई गलती की सजा भी भुगत ली है। तुम जानती हो वो बूढ़ी अम्मा कहाँ से आई थी? सुना है हमारे गांव के पीछे जो पहाड़ी है
उसके आगे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। वो बूढ़ी अम्मा वहां पर अपनी कुटिया में रहती है। ठीक है, तो फिर हम लोग वहीं पर जाएंगे और वो बूढ़ी अम्मा के दिए हुए श्राप को उन्हें खत्म करने के लिए बोलेंगे। इतना कहकर सेजल पूनम का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ उस बूढ़ी अम्मा की कुटिया में ले जाती है। पूनम के लंबे हाथों को देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस बार पूनम नहीं रुकती और वो अपनी भाभी के साथ एक बूढ़ी अम्मा की कुटिया में चली जाती है। तू यहाँ क्या करने आई है? आपके दिए हुए श्राप से पूरे 2 साल तक मेरी ननद ने अपनी सजा भुगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप उसे माफ करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, वरना इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई छोटा गलती करे तो बड़ों का फर्ज होता है कि वो उसे माफ कर दे। हाँ अम्मा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है, मुझे और सजा मत दीजिए। पूनम की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख वो बूढ़ी अम्मा एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और देखते ही देखते एक सफेद रोशनी पूनम के हाथों पर आती है और पूनम के हाथ पहले की तरह ही हो जाते हैं। भाभी देखो, मेरे हाथ पहले की तरह हो गए। अब तुम्हारे हाथ पहले की तरह हो गए हैं। अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। तुम कहीं पर भी अब अपने हाथों के साथ जा सकती हो। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ ठीक कर दिए। आज के बाद तुम कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना, समझी? मैं भूल कर भी कभी ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद पूनम अपनी भाभी सेजल के साथ वापस अपने घर आ जाती है और फिर से पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर देती है।